फर्स्ट ईयर के लिए है और ये विषय और विषयों की समझ पर है और इसमें ये 5वें अध्याय पर है। और जो मैं पहले आपको दे चुकी हूँ वो 5.1 था और ये दूसरा वीडियो है जो 5.2 है। ये मुदालिर आयोग 1952-53 पर बना हुआ है। मुदालिर आयोग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जैसे कि स्वतंत्रता के बाद जितना भी असंतोष हमारी उच्च शिक्षा को लेकर था उतना ही असंतोष हमारी माध्यमिक शिक्षा के प्रति भी लोगों में था। उच्च शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए जहां भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था वहीं माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुदालिर आयोग का गठन किया गया था। इसमें इसके लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया और ये सुझाव उन्होंने 23 सितंबर 1952 को दिया था और उसमें उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ऐसे विश्वविद्यालय ये जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे ये विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य भी थे। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही इस आयोग को मुदालिर आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा गया। मुदालिर आयोग के उद्देश्य अगर हम देखें तो हमें इसके कुछ उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं। पहला तो ये है कि भारत की माध्यमिक शिक्षा के संगठन और प्रशासन का अध्ययन करके उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। दूसरा ये है कि माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या, उसका शिक्षण स्तर, उसके उद्देश्यों का अध्ययन किया करके उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। तीसरा, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए उनके वेतन, उनकी सेवा दशाओं के विषय में सुझाव देना। नेक्स्ट था माध्यमिक स्कूलों के विषयों के संदर्भ में सुझाव देना कि माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए क्या विषय चूज़ किए जाएं, क्योंकि कई विषय होने के कारण ये भी समस्या थी कि कौन कौन से विषय रखे जाने चाहिए। माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षा में जितने व्याप्त समस्याओं के बारे में सुझाव देना इसका उद्देश्य रहा है। अब हम बात करेंगे कि मुदालिर आयोग का प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की थी और उसे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए बहुत से व्यक्तियों के पास भेजा गया। इस प्रश्नावली के माध्यम से उन्हें जो भी सुझाव प्राप्त हुए उनका अध्ययन करने के साथ साथ आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विषय में भी गहनता से अध्ययन किया और एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया। ये रिपोर्ट जो बनाई थी उन्होंने वो 244 पृष्ठों की थी और 15 अध्यायों में बटी हुई थी। अब हम बात करेंगे आयोग की सिफारिशें और सुझाव, रिकमेंडेशन एंड सजेशन ऑफ द कमीशन। इसमें पहला आता है कि संगठन। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन के बारे में कुछ इस प्रकार सुझाव दिए हैं। पहला ये है कि ये शिक्षा है वो एकांकी है और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ही तैयार करती है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि ये शिक्षा है वो पुस्तकीय है, ये छात्रों का संपूर्ण विकास नहीं करती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये छात्रों में नागरिक गुण, अनुशासन की भावना, सहयोग, नैतिकता आदि का विकास भी नहीं करती है। आयोग ने ये भी कहा कि अंग्रेजी अभी भी पाठचर्या का एक अनिवार्य विषय बनी हुई है और इस स्तर पर आयोग का ये भी कहना था कि इस स्तर पर जो प्रशिक्षित शिक्षकों की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ प्रांतों में अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। ये शिक्षा छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान नहीं कर रही है। दूसरा, इसमें उन्होंने सुझाव दिए थे माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्यों पर, एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस संदर्भ में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं कि पहला उन्होंने दिया कि कुशल नागरिकता का विकास होना चाहिए बच्चों में, जिससे कि बच्चों में राष्ट्र प्रेम, सहयोग की भावना, अनुशासन आदि की भावना का विकास हो सके। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि नेतृत्व का विकास भी होना चाहिए जिससे छात्रों में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ सके। तीसरा, उन्होंने कहा व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए इसमें, जिससे छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का ज्ञान हो सके और उनको उनके नैतिक चरित्र का भी विकास संभव हो सके।
उन्होंने ये भी कहा कि व्यावसायिकता का भी बच्चों में विकास होना चाहिए, जिससे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके छात्र अपने वास्तविक जीवन में प्रवेश करें और अपने रोजगारोपरक हो सकें, यानी अपनी जीविका का अर्जन करने में सक्षम हो सकें। उन्होंने तीसरा उन्होंने जो सुझाव दिया है वो माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या पर दिया है, करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि जो वर्तमान पाठचर्या है वो उचित नहीं है, ये एकांकी है, संकुचित है और सैद्धांतिक भी है तथा पुस्तकीय है। इसमें परीक्षाओं को आवश्यकता से ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिससे व्यावसायिक विषयों पर उचित व्यवसायिक विषयों की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है और ना ही सामाजिक और वास्तविक जीवन का बच्चों को ज्ञान हो पा रहा है। माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या के संदर्भ में उन्होंने कुछ और भी बातें कही हैं, जैसे कि कहा है कि पाठचर्या है वो लचीली होनी चाहिए, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम को चुन सकें। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाठचर्या है वो वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, जिससे छात्र अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकें। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बच्चों को पाठचर्या बनानी चाहिए, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियाँ ही वास्तविक जीवन का आधार बनती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाठचर्या के जो विषय हैं उनका भी आपस में संबंध होना चाहिए, जिससे सभी विषय हैं वो शिक्षा के उद्देश्य में एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें। पाठचर्या सामाजिक जीवन से भी संबंधित हो, जिससे छात्रों को सामाजिक जीवन का भी ज्ञान प्राप्त हो सके और वो सामाजिक बन सकें। जूनियर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कुछ विषयों को शामिल करने पर उन्होंने बल दिया है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जूनियर स्कूल के विषय में कुछ जो पाठ्यक्रम हैं वो ऐसे होने चाहिए कि मातृभाषा होना चाहिए, दूसरा सामाजिक विषय होना चाहिए, सामान्य विज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए, संगीत और कला होनी चाहिए, शिल्प होना चाहिए और शारीरिक शिक्षा भी होनी चाहिए। आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर की पाठचर्या को 2 भागों में बांटा है, पहला अनिवार्य विषय और दूसरा वैकल्पिक विषय। अनिवार्य विषयों के संदर्भ में उन्होंने ये बताया कि उसमें मातृभाषा एक होनी चाहिए, दूसरा कोई एक भाषा और होनी चाहिए, तीसरा सामाजिक विषय होना चाहिए, चौथा गणित और सामान्य विज्ञान होना चाहिए और पांचवा कोई एक शिल्प भी होना चाहिए। वैकल्पिक विषय के बारे में उन्होंने कहा है कि शास्त्रीय भाषा हो, भूगोल हो, दूसरा तीसरा इतिहास होनी चाहिए, चौथा नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होना चाहिए, पांचवा तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान होना चाहिए और छठा गणित होना चाहिए और सातवां गृह विज्ञान होना चाहिए और आठवां संगीत होना चाहिए। इस तरह वैकल्पिक विषय में बच्चों के चॉइस को भी महत्व दिया गया। चौथा उन्होंने पाठ्य पुस्तक पर बात की है, सुझाव दिए हैं टेक्स्ट बुक पर। तो आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला ये उन्होंने कहा है कि पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का प्रत्येक राज्य में गठन किया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि किसी भी विषय की एक पाठ्य पुस्तक के स्थान पर 3-4 अच्छी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाए, जिससे बच्चों को चॉइस मिल सके और बच्चे उनमें से अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन कर सकें। तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि पाठ्य पुस्तकों को जल्दी ना बदला जाए, क्योंकि जल्दी परिवर्तित करने से जो प्रकाशकों को भी नुकसान होता है। और चौथा उन्होंने कहा है कि पाठ्य पुस्तकों में चित्र बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र सरकार एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण करे। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के लिए उन्होंने कहा कुछ नियम भी बनाए जाने चाहिए। पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि अच्छे योग्य और प्रतिभाशाली लोग पुस्तक लेखन के क्षेत्र में आगे आ सकें। पांचवा उन्होंने शिक्षण विधियों के संबंध में सुझाव दिए हैं टीचिंग मेथड के संदर्भ में, और इस संदर्भ में उन्होंने जो सुझाव दिए वो इस प्रकार हैं कि छात्रों को सक्रिय भागीदारी के लिए क्रिया एवं योजना विधि यानी एक्शन इन प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग करना चाहिए। रटने का उन्होंने विरोध किया है और रटने के स्थान पर उन्होंने कहा है कि समझाने पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि दृश्य साधन यानी ऑडियो विजुअल एड्स का उचित रूप से प्रयोग शिक्षण में किया जाना चाहिए। कक्षाओं में ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जो कक्षा के प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी हों। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों में स्वाध्याय विधि को सेल्फ लर्निंग को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे उनके नेक्स्ट 5वें सजेशन के बारे में, जो अनुशासन पर है, डिसिप्लिन पर है। तो अनुशासन के संदर्भ में आयोग के निम्नलिखित सुझाव रहे हैं।
छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं कि छात्रों में अनुशासन का उत्तरदायित्व केवल एक शिक्षक पर ना डाला जाए, बल्कि सभी शिक्षकों पर इनका उत्तरदायित्व डालना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। किसी भी विषय के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना होता है और उनमें अनुशासन की भावना का विकास होना चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा कि छात्रों में स्वानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन की भावना का विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे स्वयं अपनी जो अनुचित गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण रख सकें। छात्रों को उन्होंने एनसीसी, स्काउट गाइड आदि कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी। नेक्स्ट, उन्होंने परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में सुझाव दिए, एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशंस। इस संदर्भ में उन्होंने कुछ सुझाव इस प्रकार दिए हैं कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम की जानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद बच्चों की एक सार्वजनिक परीक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे ये ज्ञात हो सके कि बच्चों ने अपनी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार की है। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि निबंधात्मक परीक्षाओं की जगह पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, जो क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं वो पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के समाप्ति पर मूल्यांकन करते समय आंतरिक परीक्षाओं, नियमित कार्यों और विद्यालय रिकॉर्ड को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि मूल्यांकन योग्य शिक्षकों के द्वारा ही कराया जाना चाहिए, तभी छात्रों को न्याय प्राप्त हो पाता है। सातवां, उनके शिक्षकों के संबंध में भी सुझाव रहे हैं, सजेशन ऑफ द रिगार्डिंग टीचर्स। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों के संबंध में कुछ इस प्रकार सुझाव दिए हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का निर्माण किया जाए। उन्होंने शिक्षकों का वेतन निश्चित करने के लिए उन्होंने कहा है कि वेतन निश्चित करते समय में परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने समान कार्य, समान योग्यता और समान वेतन के नियम को लागू करने पर बल दिया है। शिक्षकों को फंड, बीमा और पेंशन की सुविधा भी दी जानी चाहिए, जिससे कि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। बालकों के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक निर्णायक मंडल का गठन होना चाहिए। ट्यूशन बढ़ाने की भी उन्होंने सख्त मनाही की और उनका कहना था कि ट्यूशन की अपेक्षा शिक्षकों को अपने छात्रों की योग्यता को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। योग्य शिक्षकों को 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। उन्होंने अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी भी सुझाव दिए हैं, सजेशन फॉर टीचिंग ट्रेनिंग। ये सुझाव इस प्रकार हैं कि 2 प्रकार की प्रशासन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। निम्न माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि है वो 2 वर्ष होनी चाहिए और उसकी योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि डीएलएड के छात्रों की योग्यता है, उन्होंने ये कहा है कि इसकी केवल हायर सेकेंडरी तक होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने माध्यमिक शिक्षकों के लिए 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि की बात की है, जो आगे चलकर 2 वर्ष कर दी जाए। प्रवेश के लिए इसकी योग्यता उन्होंने स्नातक की है, अर्थात उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि बीएड के छात्रों की जो शिक्षण योग्यता है वो स्नातक हो। उन्होंने अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाए, ये भी कहा है। प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों पर उन्होंने समान रूप से बल दिया है। छात्राध्यापकों को कम से कम 2 अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ये उनका सुझाव रहा है। प्रशिक्षार्थियों में किसी भी प्रकार का शुल्क ना लिया जाए और प्रांतीय सरकारों को उनके लिए छात्रवृत्ति की साथ ही व्यवस्था करनी चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए प्रदर्शनात्मक विद्यालय होने चाहिए, यानी कि साथ में हर प्रशिक्षण संस्थान के साथ में डेमोन्स्ट्रेटिव स्कूल लगे होने चाहिए, जहां पर उनका प्रशिक्षण पूरा किया जा सके। समय समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम यानी रिफ्रेशर कोर्सेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन।
आयोग ने माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो मूल्यांकन है वो कुछ इस प्रकार है, क्योंकि हम मूल्यांकन जब किसी चीज़ का करते हैं उसमें उसके गुण और दोष दोनों की चर्चा करते हैं। तो आयोग के गुण कुछ इस प्रकार हैं कि पाठ्यक्रम के संबंध में उन्होंने उपयुक्त सुझाव दिए हैं और इसमें सहचर क्रियाओं को भी शामिल करने का उन्होंने सुझाव दिया है, जो कि पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ है। दूसरा उनका ये भी कहना है कि जो रुचिकर शिक्षण विधियाँ हैं उनका निर्माण पर भी जोर दिया गया है, जो कि इसका एक गुण माना जा सकता है। तीसरा, शिक्षा का स्तर सुधारने संबंधी सुझाव दिए गए हैं और प्रत्येक राज्य में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जो कि माध्यमिक शिक्षा की उन्नत करने के लिए एक आधार बन सकता है। शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा बना हुआ है, ये इसकी एक विशेषता मानी जा सकती है। और शिक्षकों के वेतन के संबंध में भी आयोग ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, जिससे शिक्षकों की जो स्थिति है वो अच्छी हो सकती है। आयोग ने सेवा दशाओं के संबंध में भी सुझाव दिए हैं। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए भी उन्होंने ठोस कार्यक्रम दिए हैं। दूसरा आता है आयोग के दोष, यानी जहाँ पर इसके कुछ गुण हैं वहाँ पर आयोग के कुछ दोष भी हैं। मुदारी आयोग के कुछ दोष कुछ इस प्रकार हैं कि अस्पष्ट सुझाव, आयोग ने जो भी सुझाव दिए हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। इसके संगठन के बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पष्टता से नहीं बताया है। दूसरा, जो पाठ्य विधियाँ हैं उनके बारे में भी कुछ ज़्यादा स्पष्ट सुझाव नहीं दिए हैं। पाठ्य विषयों की भी इतनी अधिकता कर दी गई है जिससे छात्रों को ये पाठचर्या है वो बोझ लगने लगी है। अंग्रेजी विषय को अनुचित सुझाव दिए गए हैं कि अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के स्थान दे दिया गया है। ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि आयोग अंग्रेजी के विषय में आखिर कहना क्या चाहता है। गैर सरकारी स्कूलों के संबंध में भी उनके सुझाव ये स्पष्ट नहीं है। आयोग ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये विद्यालय वित्त के अभाव में कैसे अपनी व्यवस्था को सही बना के रख सकेंगे, कैसे छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। धार्मिक और नैतिक शिक्षा के संबंध में भी उनके सुझाव हैं वो अनुपयुक्त हैं। आयोग ने ये शिक्षा सभी विद्यालयों में देने पर बल दिया है, जबकि अभिभावक अपने बच्चों को इसे दिलाना चाह रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस पर कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है। इसका अगर हम प्रभाव देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों का ये प्रभाव पड़ा कि केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की है, जो पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान कर रही है और मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बना रही है। नमस्कार।